मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। कोई भी सेल कब सबसे ज़्यादा पावर ट्रांसफ़र करता है, उस सिचुएशन को कहते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम। जैसे ये सेल है, इसकी EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है, इसे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R से कनेक्ट कर देंगे। इस केस में जो सर्किट में करंट फ्लो होगा वो होगा EMF बाई टोटल रेजिस्टेंस R प्लस R। इसके वजह से इसमें जो पावर जनरेट होंगे वो हो जाएगा I स्क्वायर R, मतलब E बाय R प्लस R का स्क्वायर इंटू R, मतलब पावर इक्वल टू हो गया E स्क्वायर इंटू R बाय R प्लस R का होल स्क्वायर। अब देखो, जिस सर्किट में हमने सेल लगाए उस सेल का EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस ये दोनों कांस्टेंट रहेगा। जो बैटरी लगाएंगे उसके इंटरनल रेजिस्टेंस को तो हम नहीं बदल सकते, हम लोग सर्किट में अप्लाई होने वाला एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को बदल सकते हैं। मतलब ये जो कैपिटल R है वो वेरिएबल है, वेरिएबल है। कह रहा है कौन सी कंडीशन में सेल सबसे ज़्यादा पावर ट्रांसफ़र करेगा, इसी को कहते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम। तो कोई भी चीज़ मतलब पावर कितना ट्रांसफ़र करेगा, कितना पावर कंजम्पशन होगा रेजिस्टेंस में, वो कौन दे रहा है पावर? सेल ही तो दे रहा है। सेल ट्रांसफ़र कर रहा है किसको? रेजिस्टेंस को। रेजिस्टेंस से कंज्यूम कर रहा है, तो रेजिस्टेंस जो पावर कंज्यूम कर रहा है वो इतना, इस पावर को मैक्सिमम होना है। तो किसी भी चीज़ को मैक्सिमम या मिनिमम होने के लिए क्या होना चाहिए? फॉर मैक्सिमम इसका डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए? जीरो। विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल कौन है? कैपिटल R कि स्मॉल r? कैपिटल R। इसकी वैल्यू जीरो होनी चाहिए। किसी भी चीज़ को मैक्सिमम या मिनिमम होने के लिए उसका डिफरेंशिएशन जीरो होना चाहिए। वैसे हम डिफरेंशिएट कर देंगे, तो डिफरेंशिएट जब करेंगे dP बाई dR। अब देखो, जो टर्म कांस्टेंट है E स्क्वायर कांस्टेंट है, E स्क्वायर कांस्टेंट, फिर U बाई V का मेथड लगेगा डिफरेंशिएशन में, U बाई V। तो U बाई V में क्या होता है? पहले एक लंबी लाइन डालते हैं, याद होगा अगर आपको तो, नीचे वाला जो है उसको स्क्वायर करते हैं, मतलब R प्लस R का पावर 4, फिर नीचे वाले को यहाँ रखते हैं, मतलब R प्लस R का स्क्वायर। ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कैपिटल R का डिफरेंशिएशन 1, फिर माइनस करते हैं, कैपिटल R लिखते हैं, नीचे वाले का डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल R प्लस स्मॉल r, फिर कैपिटल R का 1 प्लस स्मॉल r का 0, बराबर। इस वैल्यू को 0 होना है। अगर 0 होना है तो ये जाकर उधर मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, ये जाकर के उधर डिवाइड होकर के 0 हो जाएगा, तो यही बचेगा R प्लस R का स्क्वायर माइनस 2 कैपिटल R इंटू R प्लस स्मॉल r की वैल्यू 0। इसमें से R प्लस R कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बच जाएगा R प्लस R माइनस 2R इक्वल टू 0। ये वापस उधर जाके डिवाइड होकर 0 हो जाएगा। तो ये देखो R माइनस कैपिटल R की वैल्यू 0, इसका मतलब R इक्वल टू कैपिटल R। यही कंडीशन हो गया फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। फॉर मैक्सिमम पावर और करंट, पावर ट्रांसफर होने का मतलब करंट भी मैक्सिमम ट्रांसफर थ्योरम। आपने अगर सीट बनाए होंगे तो आपको दिखा होगा, ये वाले सवाल पूछा हो गया होगा कि कब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा वो बताओ, ठीक है, या मैक्सिमम करंट कब जो है रेजिस्टेंस में जाएगा वो बताए। तो उसका कंडीशन है इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। नेट इंटरनल रेजिस्टेंस जब नेट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाता है। अब यहाँ तो एक ही रेजिस्टेंस है ना, पर किसी किसी सर्किट में ज़्यादा रेजिस्टेंस रहता है, तो नेट इफेक्टिव वैल्यू इसलिए लिख रहे हैं नेट इफेक्टिव वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल टू नेट इफेक्टिव वैल्यू ऑफ
एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जब हो जाएगा तो उस केस में पावर जो है मैक्सिमम ट्रांसफ़र होंगे। जब पावर मैक्सिमम ट्रांसफ़र होंगे तो कितना ट्रांसफ़र होंगे, तो आर की जगह पे आर रखेंगे, तो देखो कैपिटल आर की जगह स्मॉल आर, तो यहाँ पर देखो आर प्लस आर 2r का स्क्वायर कितना 4r स्क्वायर, और ऊपर में एक आर है तो कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे में 4r बच जाएगा। तो पी मैक्स की जो वैल्यू होगी, यहीं पर लिख देता हूँ, पी मैक्स की जो वैल्यू होगी, मैक्सिमम पावर कितना ट्रांसफ़र होगा, तो वो होगा ई स्क्वायर बाय 4r। अब ये आप कैपिटल आर के टर्म में लिखो या फिर स्मॉल आर के टर्म में लिखो, ठीक है। ये नेट एक्सटर्नल, ध्यान रखें एक रेजिस्टेंस नहीं है, एक्सटर्नल सर्किट में लगा हुआ नेट वैल्यू है, ठीक है। यहाँ सर्किट में तो एक ही रेजिस्टेंस है इसलिए एक ही रेजिस्टेंस दिख रहा है, पर सर्किट में 2 रेजिस्टेंस होगा तो उसका नेट इफेक्टिव वैल्यू होगी। तो उस वक्त करंट कितनी मैक्सिमम होगी, तो आर प्लस आर 2r, तो ई बाई कितना होगा तो आई मैक्स की वैल्यू कितनी होगी, वो होगी ए बाय 2 कैपिटल आर या फिर ई बाय 2 स्मॉल आर। अब नेट का मतलब क्या होता है इस बात को समझिए। देखो ध्यान से एक सवाल रख रहा हूं जिसमें मैंने 2 सेल को ऐसे कनेक्ट कर दिया, 4 वोल्ट 1 ओम, 6 वोल्ट 2 ओम, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। मैंने पूछ लिया कि फाइंड आर फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। दूसरा सवाल कि मैक्सिमम पावर कितना होगा वो भी बता दो, और करंट कितना मैक्सिमम सप्लाई होगा वो भी बता दो, ठीक है। अभी सर्किट में एक ही रेजिस्टेंस नहीं है, तो पहले आप जो सेल है उस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है। ये सेल पैरेलल में कनेक्ट है, पैरेलल में इंटरनल रेजिस्टेंस का आर इक्विवेलेंट कितनी होगी बताओ। पैरेलल में तो 1 × 2 बाय 1 + 2 कितना हो गया 2/3। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है उसकी जो इफेक्टिव वैल्यू है वो भी 2/3 होनी चाहिए। अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो देखो आर और आर पैरेलल, r/2 + r, ये बराबर होना चाहिए 2/3 के। समझे क्या बात है, ये दोनों इक्वल होना चाहिए 2/3 का। अब इसको सॉल्व करेंगे तो r × 3/2 = 2/3, तो r की बराबर है ना, r की वैल्यू 4/9 ओम, तो एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस की वैल्यू 4/9 ओम होना चाहिए, तभी पावर मैक्सिमम ट्रांसफर होगा। अब इस सिचुएशन में बोला मैक्सिमम पावर, तो पहले इसकी इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होगी वो भी निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक से ज़्यादा सेल है तो इक्विवेलेंट ईएमएफ दोनों का कनेक्शन सिमिलर है, तो कैसे निकालेंगे, E1 R1 प्लस E1 R2, E1 R2 की E1 R1, E1 R2 ना, तो 4 × 2 8 + 6 × 1 6/R1 + R2, ये होता है ना फॉर्मूला 14/3। क्या आपको ये बात समझ में, E1 R2 + E2 R1 यही था ना फॉर्मूला, पैरेलल में बताया था कि नहीं बताया था, बताओ बताया था ना। E1 को R2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, E2 को R1 के साथ, अगर 2 ही रहे तो, नहीं तो अगर आपको ये याद नहीं रहे तो ऐसे करना पड़ेगा 4/1 + 6/2 / 1/1 + 1/2। इसको सॉल्व करके भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये हो गया इक्विवेलेंट ईएमएफ। तो पावर जो मैक्सिमम होगा वो कितनी ट्रांसफर होगी, तो उसका फॉर्मूला होता है E² 4R। E की जगह पे 14/3 का स्क्वायर यूज करना है, ना तो 4 यूज करना ना ही 6 यूज करना, बराबर। इक्विवेलेंट ईएमएफ की वैल्यू यूज करनी है /4। R के जगह पे फॉर्मूला में यहाँ R भले ही दिख रहा है, तो इस R की वैल्यू जो है 4/9 यूज नहीं करनी है। क्या यूज करनी है बताओ, ये R की वैल्यू 4/9 है ना, पर यहाँ जो R है ये क्या कौन सा रेजिस्टेंस है, नेट एक्सटर्नल या फिर नेट इंटरनल, यही है, बराबर। तो बताओ इसकी जगह क्या यूज करेंगे 2/3 ना, क्योंकि इस सब की पूरा सॉल्व करके जो वैल्यू है कितना आना चाहिए 2/3, बराबर। R की जगह क्या यूज होगा 2/3। सबको समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, बाद में फंसोगे तो नहीं, ठीक है 2/3। अब इसको सॉल्व करके जो भी आ जाए, उसी तरीके से करंट मैक्सिमम की वैल्यू I max क्या हो जाएगा E/2R। अब 2 कैपिटल R यूज करो या छोटा इंटरनल रेजिस्टेंस यूज करो, कोई बात नहीं। अभी की जगह 14/3/2, R इक्विवेलेंट की जगह 2/3, इसे सॉल्व करके जो भी आ जाए, बराबर। पूरा कंप्लीट प्रोसेस समझ में आ गया।
तो कोई भी कोई भी सेल पावर मैक्सिमम कब ट्रांसफर करेगा, जब इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल इज इक्वल टू इफेक्टिव एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट के बराबर हो जाए, तो उस कंडीशन में सेल पावर अपनी मैक्सिमम ट्रांसफर करेगा। बाकी सभी सिचुएशन में करंट कम रहेगा और पावर भी कम ट्रांसफर करेगा। बराबर है, ठीक है, लिखो। Used to form a triangle as shown in figure. Find the resistance in the ratio of RAB, RBC, RCA. थ्री इज टू 4:5। बराबर, कट गई ना आपकी, फिर से बनाओ। ऐसा रहता तो देते नहीं ना। सेम वायर है तो सेम रेजिस्टिविटी होंगे, रेजिस्टेंस अलग अलग होंगे ना, नहीं होंगे अलग, लेंथ अलग अलग है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का रेशियो निकालना है। रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए बी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बी सी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सी। ऐसा गंदा करोगे मुझे पता नहीं। छी, देखो रेजिस्टेंस ऑफ ए बी को मैं R1 लिख देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, रो इंटू 3 सेंटीमीटर बाय एरिया। रेजिस्टेंस ऑफ बी सी को मैं R2 लिख देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, रो इंटू लेंथ 4 बाय एरिया। और ये क्या हो जाएगा बताओ, R3 रो इंटू 5 बाय एरिया। अब आर ए बी में क्या यूज होने वाला है, आर ए बी में ये दोनों सीरीज में इसके साथ पैरेलल में R1 इंटू R2 प्लस R3 बाय R1 प्लस R2 प्लस R3 इस 2। ठीक है, आर बी सी मतलब इसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये दोनों प्लस सीरीज में और ये पैरेलल में, R1 प्लस R3 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2 प्लस R3। फिर AC का मतलब ये इस दोनों के साथ पैरेलल, तो R1 प्लस R2 के साथ R3 पैरेलल में बाय R1 प्लस R2 प्लस R3। जब रेशियो निकालेंगे तो कैंसिल ही हो जाने वाला। इसमें देखो जैसा रो और एरिया आने वाला, यूज होने वाला, सब जगह सेम ही आने वाला, तो लेंथ का मल्टीप्लिकेशन कर दो। R1 मतलब L1 3, R2 मतलब 4 और 5, तो 3 इंटू 4 प्लस 5 इज 2। R1 प्लस R3, तो 3 इंटू मतलब 3 प्लस 5 इंटू 4, फिर R1 प्लस R2, तो 3 इंटू 4 मतलब 3 प्लस 4 इंटू 5 करो तो कितना आ रहा है, 27 इंटू 32 35 ऐसा कुछ है। हाँ, आंसर है 27 इंटू 32 इंटू 35। ये हो गया 27, 8 4 जा 32 इंटू 35। इतना गंदा करेंगे आप, ठीक। एक पूरा वायर है जिससे सर्किल बनाया गया, उसकी पूरी रेजिस्टेंस 12 ओम है।
यहाँ से पॉइंट ए और यहाँ से पॉइंट बी, इसकी लेंथ L1 है और इसकी लेंथ L2 है। कह रहा है अगर RAB की वैल्यू 8/3 है देन L1/L2 की वैल्यू क्या होगी। अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए और बी 8/3 है तो L1/L2 की वैल्यू क्या होगी। देखो RAB जो 8/3 है, तो अगर इसकी रेजिस्टेंस x हो गई तो इसकी रेजिस्टेंस 12 - x हो गया, दोनों पैरेलल में जाएंगे। तो x × 12 - x बाय x प्लस 12 - x की वैल्यू 8/3 होना चाहिए। तो x × 12 - x की वैल्यू 12 जाकर उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 × 8/3 होना चाहिए। तो यहाँ के इधर मल्टीप्लाई होगा, 3x × 12 - x = 12 × 8 है। क्या इसे सॉल्व करा जाए? तो जब सॉल्व करोगे तो आपको x की वैल्यू 4 आ जाएगी और 12 - x की वैल्यू 8 आ जाएगी। पहले आप सॉल्व करके देख लो। ये रेजिस्टेंस है, तो अगर रेजिस्टेंस का रेशियो 1:2 है तो लेंथ का भी रेशियो जो होगा वो 1:2 ही होगा। क्योंकि R का फॉर्मूला ρL/A, ऊपर वाला वायर और नीचे वाला वायर का रजिस्टिविटी और एरिया तो सेम ही है। R प्रोपोर्शनल टू L, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा उसका लेंथ ज़्यादा, जिसका रेजिस्टेंस कम उसका लेंथ कम। ऐसा ही एक बना दो। एक और सर्कल है, यहाँ पॉइंट A है, यहाँ पॉइंट B है। R0 की जो वैल्यू है वो 16 है और RAB की वैल्यू है 3 ओम। ये लेंथ L1 है, ये लेंथ L2 है। देन L1/L2 क्या होगा? 1:3 बराबर है। ठीक उसी प्रकार से ये x ले लो, ये 16 - x हो जाएगा। x × 16 - x बाय 16 की वैल्यू जो है वो 3 के बराबर होना चाहिए, मतलब ये 48 होना चाहिए। तो सॉल्व कर लो। x छोटा है, डायग्राम से 16 - x बड़ा है। ये तब होगा जब ये 12 हो जाए, सॉरी ये 4 हो जाए और ये 12 हो जाए। 4 × 12 48। तो अगर 4:12 का रेशियो है रेजिस्टेंस का, तो लेंथ का जो रेशियो होगा वो भी यही रहेगा 1:3। कह रहे हैं इस सर्किट में 2 प्रकार के वायर लगे हुए हैं, कॉपर उसके साथ आयरन। इसको कनेक्ट कर दिया गया एक सेल से। क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है सेम ही है दोनों का, उसकी वैल्यू है 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी 1 मीटर लंबा है, ये भी 1 मीटर लंबा है। रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर दिया हुआ है 1.7 × 10⁻⁻6 ओम सेंटीमीटर और रेजिस्टिविटी ऑफ आयरन दिया हुआ है 10⁻⁻5 ओम सेंटीमीटर। कह रहा हाउ मच वोल्टेज रिक्वायर्ड to generate 1 ampere current. How much voltage required to generate 1 ampere current in rod?
बैटरी की कितनी वोल्टेज होगी ताकि 1 एम्पियर करंट जनरेट हो सर्किट में। तो पहले तो आप रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर निकाल लो, रेजिस्टेंस ऑफ आयरन निकाल लो, दोनों को ऐड कर दो, वो हो जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। और V इक्वल टू आई इंटू आर, तो 1 इंटू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल टू वोल्टेज। V इक्वल टू आई इंटू आर इक्विवेलेंट, आई की वैल्यू 1 एम्पियर, आर इक्विवेलेंट मतलब आर कॉपर प्लस आर आयरन इंटू 1, यही हो गया V। अब हम निकालो आर कॉपर मतलब रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर इंटू लेंथ ऑफ कॉपर बाय एरिया ऑफ कॉपर प्लस रेजिस्टिविटी ऑफ आयरन इंटू लेंथ ऑफ आयरन बाय एरिया ऑफ आयरन। सॉल्व करो। 11 पॉइंट कुछ तो भी उसमें यूनिट में मिस्टेक हुआ है, कुछ यूनिट में मिस्टेक हुआ है। 11.7 नहीं है, 0.117 वोल्ट। देखो बातें मत करो, पोटेंशियल एट बी निकालना है। यहाँ रेजिस्टेंस दिया हुआ नहीं कितना है, बन गया क्या? देखो जहाँ अर्थिंग किया हुआ उसका कितना होगा, 0 वोल्ट होगा। यहाँ से आप बी पे चले जाओ, अपने आप निकल जाएगा। अब देखो ध्यान से, ये 1 एम्पियर इधर 2 एम्पियर, इसका मतलब यहाँ कितना करंट आ रहा होगा 1 एम्पियर, और यहाँ से आ रहा होगा 2 एम्पियर। यहाँ से चलो क्या लिखूँगा, +1 +2 -2 +1 हो गया वोल्टेज एट बी। अब कन्फ्यूजन में हो तो आप देखो VBA लिखता हूँ, VBA का मतलब VB माइनस, इसका मतलब A से चलना है B पे जाना, और ये 0 है तो इसी से VB आ गया, इसलिए हम A से चले B तक। आपको कन्फ्यूजन ना हो कि B से A क्यों नहीं गए, B से A जाएंगे तो उल्टा आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। चलो एक सवाल बनाओ। देखो इन पोटेंशियोमीटर experiment as shown in figure.
find the balancing point from A. In potentiometer experiment as shown in figure, find the balancing point from A. देखो मैं बनाता हूँ, सभी बंदो ध्यान दो। कह रहा है कि वायर AB की लेंथ 600 सेंटीमीटर है और वायर AB का रेजिस्टेंस 15 R है। इसका मतलब एक R इक्विवेलेंट टू 40 सेंटीमीटर के बराबर। ये बात क्लियर हो गया? हाँ हाँ, कितने लोगों को ये बात समझ गए कि एक R जो है 40 सेंटीमीटर के बराबर लेंथ का होगा? कितने लोगों को समझा? बाकी लोगों को नहीं समझा? ये बात भी नहीं समझा? यूनिटरी मेथड है भाई। 600 सेंटीमीटर 15 R के इक्विवेलेंट है, तो R के इक्विवेलेंट हो जाएगा 600 बाय 15। इसको ऐसे काट देते हैं तो 40 सेंटीमीटर आया। ठीक है, एक R जो है 40 सेंटीमीटर के इक्विवेलेंट है। अब एक्चुअली में कैसा है, ये पॉइंट का नाम देता हूँ P और इस पॉइंट का नाम देता हूँ Q। बैलेंसिंग पॉइंट तभी होगा जब यहाँ करंट जीरो होंगे। तो वहाँ करंट जीरो होने का मतलब हुआ वोल्टेज बिटवीन PQ इक्वल टू वोल्टेज बिटवीन AC डैश, दोनों पैरेलल है तो वोल्टेज बिटवीन PQ। अभी इसमें जब करंट फ्लो नहीं हो रहा है, करंट की वैल्यू जीरो फ्लो हो रही है, तो ये EMF होगा कि वोल्टेज होगा बताओ? जब किसी सेल से करंट फ्लो नहीं होता है तो वो सेल के अक्रॉस EMF मेजर होगा कि वोल्टेज? EMF ना, ठीक है। तो ये जो वोल्टेज ऑफ PQ है वो किसके बराबर हो गया? E/2, क्योंकि वहाँ EMF दिया हुआ है, गिवन है E/2 इक्वल टू वोल्टेज ऑफ AC हो जाएगा करंट इन ब्रांच AC डैश C लिखा, करंट इन ब्रांच AC इंटू रेजिस्टेंस ऑफ AC, बराबर। इसमें किसी को दिक्कत? अब ऊपर वाला सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है, ऐसे फ्लो हो रहा होगा, वो करंट की वैल्यू कितनी होगी? तो EMF उस सर्किट का बाय उस सर्किट का पूरा रेजिस्टेंस, कितना है उस सर्किट का पूरा रेजिस्टेंस? 15R प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस R इंटू रेजिस्टेंस ऑफ AC, ये हो गया E/2, बराबर। यहाँ से E और E कैंसिल हो गया, 15 प्लस R 16R, तो 16R/2 8R के करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस ऑफ AC है। तो लेंथ ऑफ AC करस्पॉन्डिंग कितना होगा बताओ? एक R का लेंथ कितने के बराबर होता है? 40 सेंटीमीटर के बराबर। तो बताओ कितना सेंटीमीटर हुआ? 320 सेंटीमीटर हुआ बैलेंसिंग लेंथ फ्रॉम A। ये बन जाए तो एक सवाल और दे देता हूँ, वो बनाना। EMF E, इंटरनल रेजिस्टेंस R, – 130। यही वाला सवाल में बनाना जब ये E/3 रहे तब, जब ये E/4 लगा दो तब, जब E/5 लगा दो तब, ये तीनों कंडीशन में।
बस यहीं पर 3 हो जाएगा ना, इतना ही तो होगा। तो 16R/3, 16R/3 मतलब 16 × 4 640/3 सेंटीमीटर। इस वाले केस में 16R/4 4R मतलब 160 सेंटीमीटर। इस केस में 16R/5 तो 40/5 8 × 16 सेंटीमीटर। तो पोटेंशियोमीटर के इस टाइप के कॉन्सेप्ट समझ में एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कि कैसे बन रहा है। हटाओ। अब सोचो, इसी में बोला है एक सिरफिरे में, मतलब सिरफिरा तो नहीं बोलेंगे, मतलब लेकिन गलती से नशे में था, थोड़ा सा कुछ पी भी लिया था, ठीक है। इन्होंने ये बैलेंसिंग पॉइंट पे लगाने के बजाय इसी सवाल में इसी को मान लो यहाँ कनेक्ट कर दिया मिस्टेक से 520 सेंटीमीटर पे कनेक्ट कर दिया, तो ये हो जाएगा 80 सेंटीमीटर। तो उस केस में यहाँ करंट 0 तो नहीं होगा, तो वो करंट कितना होगा वो निकालने बोलो। कि गलती से उसने बैलेंसिंग पॉइंट पे कनेक्ट करने के बजाय जो जॉकी है उसे कनेक्ट कर दिया 520 सेंटीमीटर पे, तो करंट जो है क्या देगा गैल्वेनोमीटर, ये निकालना। क्वेश्चन लिख लेना, लेकिन इन एबव क्वेश्चन या क्वेश्चन नंबर लिख लेना ऊपर में, और वो लिख लेना इन एबव क्वेश्चन नंबर इतना, क्योंकि 3-4 सवाल हो गए। तो इफ द पॉइंट ऑफ गैल्वेनोमीटर बाय मिस्टेक कनेक्टेड एट 520 सेंटीमीटर फ्रॉम ए, देन करंट इन गैल्वेनोमीटर। और नया डायग्राम बना लेना। If point of galvanometer connected by mistake at 520 centimeter from A, then current in galvanometer। मेरे को ही बनाना पड़ेगा, बनाता हूँ, देखो ध्यान सभी बंदो। अब ये बैलेंस तो होना नहीं है, इसमें करंट जाएगा, तो करंट जाएगा तो हम इस सर्किट को, ये सर्किट मुझे ज़्यादा परेशान ना करे, इसीलिए मैं ऐसा बना लेता हूँ। देखो ध्यान से, ई आर, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट ए, उसके बीच का रेजिस्टेंस हो जाएगा कितना 520 सेंटीमीटर, मतलब 13R ना, 13R। और उधर बच गया 80 सेंटीमीटर मतलब 2R। इसको बोलते हैं जुगाड़ टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब यहाँ करंट हमको चाहिए एक्चुअली में आई, नोडल एनालिसिस लगा देते हैं, फट से बन जाएगा। क्या करेंगे, इस जगह का वोल्टेज 0 मान लेते हैं, तो इस जगह का देखो बताओ कितना हो जाएगा -E/2, और इस जगह कितना हो जाएगा -E। इस जगह का x ले लो, ठीक है। तो जो ये करंट आई है वो x और -E/2, x -E/2 बाय रेजिस्टेंस R आएगा आंसर। अब x निकालना है आपको। x कैसे निकालोगे, अंदर वाला माइनस बाहर वाला 0 बाय रेजिस्टेंस 13R, प्लस अंदर वाला माइनस बाहर वाला तो प्लस E बाय रेजिस्टेंस 2R + R 3R, प्लस अंदर वाला माइनस बाहर वाला तो माइनस प्लस E/2 बाय रेजिस्टेंस R। इस सब की वैल्यू 0। इसको सॉल्व करके x निकाल लो। x निकालो, फिर ये वाला डेटा ही करंट है। आप देखो पहले इस सर्किट को मैंने ये सर्किट में कन्वर्ट किया, ये समझा कि नहीं समझा, क्योंकि वो समझेगा तभी आपको आप आगे की बातें कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। लेंथ को मैंने रेजिस्टेंस में बदल दिया, करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस में बदल दिया, तो सिंपल सर्किट हो गई, 2 सेल वाली सर्किट हो गई, जिसमें एक ब्रांच में करंट निकालना है कुल मिलाकर के हमको।
तो नोडल एनालिसिस से नोड का वोल्टेज निकाल लिए, करंट निकाल लिए फट से। तो जो पोटेंशियोमीटर है उसे सिंपल 2 सेल सर्किट में कन्वर्ट